यह औरत सिर्फ डेक पर थोड़ी हवा लेने आई थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उस पर पीछे से हमला कर देगा। एक जोरदार लात पड़ते ही वह बिना संभले सीधे ठंडे गहरे स्विमिंग पूल में गिर गई। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हमलावर ने ऊपर का स्लाइडिंग ढक्कन बंद कर दिया। वह पानी की सतह तक पहुंचकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन पानी में भीगा हुआ उसका भारी कोट उसे नीचे खींचने लगा। देखते ही देखते वह तेजी से नीचे डूबने लगी। मौत सामने खड़ी थी। उसने अपने दिमाग को शांत किया और तेजी से सोचना शुरू किया। उसने जल्दी से अपना कोट उतार फेंका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर का ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था और उसकी सांस अब टूटने ही वाली थी। अब बेकार की छटपटाहट छोड़कर उसने नीचे की ओर गोता लगाने का फैसला किया, ताकि कोई और रास्ता ढूंढ सके। काफी देर बाद उसे नीचे कांच की एक कमजोर परत दिखाई दी, लेकिन अब सवाल यह था, ऐसी हालत में वह आखिर बाहर कैसे निकलेगी। अब वह दम घुटने से मरने ही वाली थी। घबराकर शाओमेई ने पूरी ताकत से कांच पर हाथ मारना शुरू कर दिया। तभी कमरे के अंदर मौजूद एक औरत की नजर उस पर पड़ गई और उसने फुर्ती से उसे बचा लिया। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन शाओमेई अब भी बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में यॉट पर हुई सारी बुरी घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कौन उसकी जान लेने पर तुला हुआ है। शाओमेई एक मशहूर मीडिया रिपोर्टर थी। इस बार वह नॉर्वे की एक बड़ी शिपिंग कंपनी की वारिस छुई हुआ के खास न्योते पर इस आलीशान क्रूज पर आई थी। छुई हुआ को कैंसर का अंतिम चरण बताया जा चुका था। उसके पति उसकी ही पहचान के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन बना रहे थे, और शाओमेई का प्रोफेशन उनके प्रचार के लिए बिल्कुल सही था। उस रात शाओमेई ने खूबसूरत गाउन पहना और डिनर पार्टी के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी गलियारे में उसकी अचानक मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी शियाओबाई से हो गई, जो एक खूबसूरत लड़की के साथ हंस बोल रहा था। इस अजीब माहौल से बचने के लिए शाओमेई ने पास वाले कमरा नंबर 10 का दरवाजा जल्दी से खोल दिया, लेकिन अंदर सामने ही एक सुनहरी बालों वाली लड़की से टकरा गई। घबराकर शाओमेई ने अपनी टोपी के लिए माफी मांगी। बाद में वह तय समय पर छुईहुआ के कमरे में पहुंची। हालांकि कैंसर ने छुईहुआ के घने बाल छीन लिए थे, लेकिन उसकी बातों और व्यवहार में अब भी उसकी शाही शालीनता और बुद्धिमत्ता साफ झलक रही थी। उसने शाओमेई के सामाजिक कार्यों की दिल से सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसने इलाज बंद कर दिया है और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। फिर उसने अपनी खुद तैयार की हुई डिनर स्पीच शाओमेई को दिखाई और उसे सुधारने में मदद करने को कहा। इसी पल शाओमेई को सच्चाई समझ में आई। छुई हुआ ने अपनी पूरी संपत्ति चैरिटी को दान करने का फैसला कर लिया था। शाओमेई यह सुनकर बहुत भावुक हो गई। दोनों की पहली मुलाकात ही गहरी दोस्ती में बदल गई। लेकिन उसी रात शाओमेई अचानक झगड़े की आवाज से जाग गई। कुछ समझ पाती उससे पहले ही छपाक किसी के पानी में गिरने की आवाज आई। वह दौड़कर बाहर झांकने लगी। उसे सच में समुद्र में तैरता एक इंसानी साया दिखाई दिया। वह तुरंत क्रू मेंबर के पास भागी और खबर दी। कुछ ही पलों में पूरी यॉट में अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब पता चला कि गिरने वाला शख्स कमरा नंबर 10 से था, तो सुरक्षा अधिकारी के चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि कमरा नंबर 10 में तो कोई ठहरा ही नहीं था। यह सुनकर शाओमेई और ज्यादा उलझन में पड़ गई, क्योंकि उसने तो खुद उस सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा था। यात्रियों की सूची भी चेक की गई, लेकिन कोई भी गायब नहीं था। सबने मान लिया कि शाओमेई को भ्रम हुआ होगा और कमरा नंबर 10 को फिर से ताला डालकर बंद कर दिया गया। अगले दिन शाओमेई तय समय पर फिर छुई हुआ के कमरे में पहुंची, लेकिन बताया गया कि दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण उसे आराम करना जरूरी है। मजबूर होकर शाओमेई अपने कमरे में लौट आई। जब वह नहा रही थी, तभी अचानक दरवाजे की दरार से एक डरावना साया फिसलता हुआ दिखाई दिया। नहाते समय अचानक उस महिला ने डर के मारे देखा कि शीशे पर लिखा था, अब आगे जांच मत करना। यह देखकर वह पूरी तरह घबरा गई। जब शियाओमेई बाहर दौड़कर पहुंची, तब तक रहस्यमयी साया गायब हो चुका था। सच जानने की बेचैनी में वह डेक पर पहुंची, लेकिन तभी एक काले साए ने उस पर हमला कर दिया। यही वह दिल दहला देने वाला पल था जिससे वह किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटी। घबराई हुई शियाओमेई जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, दरवाजे पर दस्तक हुई। डरते डरते उसने पीप होल से झांका। बाहर वहीं रहस्यमयी सुनहरे बालों वाली औरत खड़ी थी। वह उसे अपने पीछे पीछे ले गई और चेतावनी दी, अगर आगे जांच की तो अपनी कब्र खुद खोदोगी। लेकिन जिद्दी शियाओमेई पीछे हटने वालों में से नहीं थी। दोनों के बीच बहस बढ़ी। तभी शियाओमेई ने झटके से उसकी नकली विग उतार दी। सामने निकली बीमार छुईहुआ। बिना कोई सफाई दिए छुईहुआ ने शियाओमेई को एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। होश में आने पर शियाओमेई ने सारे सुराग जोड़कर एक चौंकाने वाला सच जान लिया। असल छुईहुआ तो मर चुकी थी और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी गई थी। उसके पति ने पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए छुईहुआ जैसी दिखने वाली एक और औरत ढूंढी और उसकी बेटी को बंधक बनाकर उसे यह पूरा नाटक करने पर मजबूर किया। योजना थी कि वसीयतनामा पर वकील से झूठा साइन करवाया जाए, लेकिन रिहर्सल के दौरान असली छुईहुआ ने सब देख लिया। घबराहट में पति से गलती हो गई और उसने छुईहुआ को मारकर समुद्र में फेंक दिया। शियाओमेई के सबूतों के सामने सुनहरे बालों वाली औरत बेबस हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह यह सब करती रही। आखिरकार यॉट के किनारे लगते ही उसका जमीर जाग गया और उसने चुपचाप शियाओमेई को आजाद कर दिया। शियाओमेई ने छुईहुआ के कमरे से पक्के सबूत उठा लिए और सुरक्षा के आने से पहले बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में छलांग लगा दी। किनारे पहुंचकर वह सीधे एक बड़ी पार्टी में घुसी, जहां सुरक्षा अधिकारी से उसकी टक्कर हो गई। उसने पूरा सच उसे बता दिया। सच सामने लाने के लिए सुरक्षा अधिकारी ने उसे पार्टी में छुपकर घुसने में मदद की। जब खलनायक मंच पर भाषण दे रहा था, शियाओमेई दौड़कर मंच पर चढ़ी और माइक्रोफोन छीन लिया।
सुनहरे बालों वाली औरत के साथ मिलकर उसने छुई हुआ की असली वसीयत पढ़कर सुना दी। भेद खुलते ही खलनायक ने उस औरत को बंधक बना लिया। तभी सुरक्षा अधिकारी ने गोली चलाई और सही निशाना लगाकर उसके कंधे में गोली मार दी। आखिरी पल में शियाओ मेई ने लोहे की ट्रे से उसके सिर पर जोरदार वार किया और उसे बेहोश कर दिया। पुलिस आ पहुंची, खलनायक को हथकड़ियां लगाई गईं और चुई हुआ की सारी संपत्ति उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार चैरिटी ट्रस्ट को दे दी गई। उसकी दरियादिली हमेशा के लिए